नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कमर्शियल इंस्पेक्टर बेटी की मौत का पति पर परिजनों ने लगाया आरोप। जांच के लिए पुलिस कर रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। सुरक्षा के बिना सिटी फॉरेस्ट किया जा रहा डेवलप। रिजर्व एरिया फदहा खार का जंगल और वन्य प्राणियों पर मंडरा रहा खतरा। कृषि महाविद्यालय की बनाई जैविक खाद की बढ़ने लगी लोकप्रियता। मांग पूरा करने 100 टन उत्पादन का लक्ष्य। गुरुवार को मनाई जाएगी ईद। मस्जिदों से घरों तक त्योहार मनाने व्यापक तैयारियां। और चैत्र नवरात्रि शुरू। आस्था से भर गए मंदिर। दक्षिण भारतीय समुदाय ने नए साल पर मनाया उगादी पर्व। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रेलवे की महिला कमर्शियल इंस्पेक्टर की मौत के बाद उसके मायके वालों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस महिला अधिकारी के मायके वालों के साथ ही उसके पति से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार पीएम रिपोर्ट के बाद इस मामले की जांच की दिशा आगे बढ़ेगी। रेलवे क्षेत्र के एनी कॉलोनी में रहने वाली कमर्शियल इंस्पेक्टर विनीता साहनी की लाश शनिवार की दोपहर फांसी पर लटकती मिली थी। इसकी सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर चीरघर भेज दिया था। घटना की जानकारी विनीता के मायके वालों को दी गई। इस पर विनीता के पिता राजकुमार साहनी और मां उषा साहनी रविवार को शहर पहुंचे। पुलिस ने उनकी मौजूदगी में शव का पंचनामा कराया। इसके बाद शव का पीएम कराया गया। इस दौरान विनीता के पिता ने पति ओब्राहम हिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विनीता की हत्या कर फांसी पर लटका दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि विनीता का पति पारिवारिक बातों को लेकर प्रताड़ित कर रहा था। वहीं इस पूरे मामले में तोरवा थाना प्रभारी दिनेश पुरैना का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं। उन्होंने विनीता के पति पर कुछ सालों से प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने हत्या की आशंका भी जताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। इसके बाद पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। आसपास के उनके पड़ोसियों से पूछताछ बयान लिया गया है, जिसमें पड़ोसियों द्वारा मधुर संबंध रहना बताए हैं। किसी प्रकार का कोई वाद विवाद की स्थिति को नहीं बताए गए हैं, किंतु इनके मृतिका के परिजनों से बयान लिया गया है, जिनके द्वारा उसके दामाद ओब्रेहेल के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया है। ये मारपीट का आरोप जो लगा रहे हैं वो तथ्य अभी सामने ही आया है। ये मृतक के परिजनों का कहना है इस प्रकार का। बिलासपुर में रेलवे की महिला कमर्शियल इंस्पेक्टर और नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर विनीता साहनी की मौत पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। उनकी बड़ी बहन रिंकी ने भी कहा कि विनीता शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग थी, ऐसे में वो सुसाइड नहीं कर सकती। वहीं यह भी जानकारी मिल रही है कि घटना के पहले विनीता अपना इलाज कराने रेलवे अस्पताल गई थी। बहरहाल सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद इस पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने मंगलवार को मतदान अधिकारियों के प्रथम चरण के प्रशिक्षण का अवलोकन किया। दयालबंद स्थित मल्टीपर्पज स्कूल व लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण जारी है। दोनों स्कूलों में लगभग 800 मतदान अधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। ईवीएम मशीन के संचालन सहित विभिन्न प्रपत्रों के भरने और अन्य प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दी जा रही है। कलेक्टर ने दोनों स्कूलों में प्रशिक्षण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने ईवीएम के हैंड्स ऑन प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर दिया। प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 और 2 हिस्सा ले रहे हैं। राइट से वोट डालते हैं, राइट और अगर मान लो 3 ड्यू लगता है तब क्या सीक्वेंस होगा? अगर सीक्वेंस मान लो लेफ्ट में है, ये आपका इधर आ गया, ऐसा नहीं कि छोटा ऊपर आया। तो क्या है, बहुत सारे लोग गाँव में पढ़ना जानते हैं, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी वाले को 1 नंबर पे 2 नंबर पे ऐसे करके तो मालूम लगा छोटा कर दो तो छोटा ऊपर
चुनाव अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। अवलोकन करने पहुंचे सहायक निर्वाचन अधिकारी AR कुरुवंशी ने मतदान दल से अपना अनुभव और आयोग के निर्देश साझा किया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी अधिकारी आवश्यकताओं की बारीकी से समीक्षा करें। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी AR कुरुवंशी ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा, सजग रहकर जिम्मेदारी का पालन करें। उन्होंने अवलोकन के दौरान मतदान दल में शामिल पीठासीन अधिकारी और सहयोगी अधिकारियों से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का ख्याल रखने कहा। इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स द्वारा वीवीपैट और ईवीएम मशीन के इस्तेमाल की जानकारी अच्छी तरह समझने और शंका समाधान करने की सलाह दी। मतदान कार्य संपन्न कराने वाले अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी लगाते हैं और इनको मतदान कार्य करने के पहले मशीनों के बारे में और कागज़ जो भरे जाएंगे प्रपत्र उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है। अगर हम उसको मशीन किस प्रकार से ऑपरेट करना है, प्रपत्र किस प्रकार से भरेंगे, मतपत्र लेखा किस प्रकार से तैयार करेंगे, ये सब अगर नहीं बताएंगे तो निर्वाचन कार्य संपन्न कराने में बहुत ही दिक्कत होगी और असंभव हो जाएगा। अगर हम उसको मशीन के बारे में नहीं बताएंगे तो ऑपरेट ही नहीं कर सकते वो। इसलिए उनको मशीनों के बारे में सभी मतदान अधिकारियों को, पीठासीन अधिकारियों को जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री और मल्टीपर्पज स्कूल में चलाए जा रहे चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिया। बिलासपुर लोकसभा के लिए शहरी और सीमावर्ती मतदान केंद्रों के लिए 8000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता के लिए भारत निर्वाचन आयोग स्वीप कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन 100% मतदान के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहा है। इसके मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने लेटर पैड पर स्वीप का प्रचार प्रसार कर रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने बताया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने 100% मतदान जरूरी है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। समानता के लिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता के लिए इससे बड़ा समझिए कोई काम नहीं होता है। मैं तो ये भी कहता हूँ इसको जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर डालना चाहिए। आप मुझे बताइए इसको जो है इट शुड बी मेड अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हु हैज ऑब्टेन्ड द एज ऑफ 18 दैट ही मस्ट गो एंड यूज हिज फ्रेंचाइज। इफ ही नॉट ही शुड पुट बिहाइंड द बार्स। हम तो अपने कह रहे हैं, हम तो ऑर्डर निकालने वाले हैं। हमने बोला भी है कि हम जो है 8 मई को हम सारे हेड्स खड़े होकर के एक बाएं हाथ की ये देखेंगे, तर्जनी देखेंगे इसमें काला निशान है कि नहीं है। आरक्षित वन फतहखार सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसकी घेराबंदी के लिए लगे तार व लोहे के पोल दोनों गायब हो गए हैं। इनकी असुरक्षा के बीच अब यहां नगर वन का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा वन्य प्राणियों को भी खतरा है। सड़क के किनारे से लगे फतहखार की सीमा को वन विभाग ने सुरक्षित रखने के लिए GI तार वाले पोल लगाए थे। घेराबंदी की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि कोई भी यहां घुस नहीं सकता था, लेकिन बदमाश तार व पोल को उखाड़ कर ले गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद विभाग ने संबंधित थाने में चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। इस घटना के बाद से यह एरिया घेरा विहीन हो गया। ऐसी स्थिति में कोई भी आसानी से पहुंच जाता है। कुछ जगहों पर ठूंठ दिखाई दिए जो ये दर्शाता है कि बदमाशों की यहाँ घुसपैठ बढ़ गई है। फतहखार का एक एरिया पूरी तरह से खुला हुआ है। इसके बावजूद वन विभाग ने अब तक घेराबंदी का इंतजाम नहीं किया है, जिसके चलते यह रिजर्व फॉरेस्ट एरिया पूरी तरह असुरक्षित हो गया है। जब इस संबंध में बिलासपुर वन मंडल के SDO अभिनव कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले यहाँ के तार और पोल चोरी हो गए थे, जिसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई गई थी। बाद में इस मामले में 84 नग पोल और फेंसिंग तार बरामद किया गया था। 6 महीने पहले हुआ था, दीपावली के समय हुआ था और उसमें हमने FIR भी रजिस्टर करवाई थी और जो उसका अभियुक्त था उस केस में वो पकड़ा भी गया था और 84 नग जो अपना फेंसिंग पोल है वो भी उनसे बरामद हुआ था और चेन लिंक फेंसिंग भी बरामद हुआ था। उसके बाद कोई घटनाएं मतलब हमारे संज्ञान में तो नहीं है। यहाँ नगर वन का कार्य चल रहा है। विभाग इस रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के 50 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वन बना रहा है।
इसके निर्माण में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं वन विभाग के एसडीओ अभिनव कुमार ने जानकारी दी कि यहाँ किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जवाबदेही अब सर्किल प्रभारी की होगी। इसके साथ ही चौकीदार को भी चारों ओर तैनात किया जाएगा। उड़नदस्ता की टीम सप्ताह भर में यहाँ पहुंचकर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगी। ऑफिशियली वहाँ के जो चौकीदार लोग हैं और वहाँ के जो हमारे रेंज असिस्टेंट हैं उनकी जवाबदेही तय की है और उनको बोला है इस तरह की घटनाएं भविष्य में रिपीट नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने वहाँ पर जो हमारा जो उड़न दस्ता है उनको भी निर्देशित किया है कि वो भी वहाँ पर जाएं। मतलब हफ्ते में मैंने कम से बोला 5 बार जाएं और 5 बार जाएं और विजिट करें एनी टाइम, रैंडम टाइम, वो दिन का भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है, और मुझे रिपोर्ट करें। दरअसल सुरक्षा घेरा नहीं होने के कारण कोई भी आसानी से जंगल में घुस जाता है। सिरगिट्टी में वन विभाग की फदाखार नर्सरी है, यह रिजर्व फॉरेस्ट है। इस लिहाज से यहाँ बिना अनुमति प्रवेश या विभागीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध है। इसके बावजूद असामाजिक तत्वों ने इस रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की सुरक्षा के लिए लगाए गए घेरे के सामान को चोरी कर लिया है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में विभाग क्या कार्रवाई करता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। भक्त कंवर राम कपड़ा बाजार शनिचरी में पार्किंग और नाली की बड़ी समस्या से व्यापारी और ग्राहक दोनों जूझ रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से शनिचरी आने जाने बाउंड्री वॉल हटाने की व्यापारियों की मांग अनसुनी की जा रही है। बिलासपुर शहर का काफी पुराना कपड़ा बाजार शनिचरी का भक्त कंवर राम मार्केट मध्यम और गरीब वर्ग के लिए एक बड़ा बाजार वर्षों से साबित होता आ रहा है। यहाँ हर वर्ग के लोग अपनी जरूरतें पूरी करने पहुँचते हैं। इस बाजार में सबसे बड़ी परेशानी पार्किंग और नाली की है। बीच बीच में यहाँ के व्यापारी नगर निगम को इस समस्या से अवगत कराते रहे हैं, मगर आज तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। पिछले दिनों स्थानीय विधायक ने यहाँ के विकास के लिए रुपए भी स्वीकृत किए थे, मगर उसका आज तक टेंडर नहीं किया गया। व्यापारियों का मानना है कि जब वे हर सुख दुख में शासन प्रशासन के साथ खड़े रहते हैं तो अब उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार चाहे गरीब परिवार जिसके घर में भी दुख सुख हो वो यहाँ पहले आता है, पर पार्किंग की समस्या होने के कारण यहाँ बहुत परेशानी है चलने में भी। दूसरी बात, नालियों का आप देख रहे हैं, लोग चल नहीं पा रहे हैं, नालियाँ हैं नहीं चल पा रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कस्टमर आ रहा है। तो आप सोचिए कि इस बाज़ार की कितनी गुडविल है। प्रशासन को हमने 10 बार बोला है, महापौर जी को बोला है, इसके पहले एक दुधावत जी थे कोई, उनको कहा है, उसके बाद पूर्व विधायक थे, उन्होंने पैसा भी सेंक्शन किया हुआ है, पर आज तक इसका टेंडर नहीं हुआ पैसे का, और उसके बाद नालियाँ नहीं बनी है। यहाँ के लोगों ने यह भी बताया कि पहले लाल बहादुर शास्त्री के अंदर से शनिचरी बाजार का रास्ता बना हुआ था, जिसे अब बाउंड्री वॉल खड़ी करके रोक दिया गया है। स्कूल की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल जरूर बनाई गई है, मगर उसकी वजह से यहाँ के व्यवसायियों को खासी परेशानी हो रही है। यह पार्किंग का सबसे बढ़िया विकल्प था। यहाँ लोग वाहन पार्क करके बाजार में सामान खरीदा करते थे, मगर अब उसे भी रोक दिया गया है। सुलभ कॉम्प्लेक्स भी इस जगह पर तैयार कर दिया गया है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि अगर बाउंड्री वॉल तोड़ने से सुरक्षा पर बात आती है तो व्यवसायी अपने खर्चे पर यहां गार्ड तैनात करने को तैयार हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से शनिचरी पहले ग्राहक आ जाता था, ये सुलभ के बनने से ये रोक दिया गया है रास्ता। अब आदमी यहाँ से आ नहीं पाता है। पहले यहाँ पर रास्ता चालू था, आ जाता था तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। अभी अगर कोई दिक्कत वाली बात आ रही है तो हम गार्ड रख देंगे। उसके कारण क्या है, बाज़ार में लोग आ नहीं पा रहे हैं और गाड़ी रखने की समस्या है। यहाँ पर प्रशासन से मांग यही है कि ये लाल बहादुर वाला जो रास्ता है इसको खोल दिया जाए, ताकि यहाँ से आदमी आ सके, आराम से पार्किंग की व्यवस्था रहे। यह बाजार वर्षों से लोगों के काम आ रहा है और हर गरीब अमीर यहाँ आकर सामानों की खरीदी बिक्री करते हैं। अब अगर यहाँ नाली और पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाएगी तो इससे नगर निगम को क्या बिगड़ जाएगा। जरूरत है इस ओर निगम प्रशासन को ध्यान देने की। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। इंडिया गठबंधन ने बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को जिताने का निर्णय लिया है। प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी, एनसीपी,
समाजवादी पार्टी और किसान नेताओं के साथ कांग्रेस सदस्यों ने केंद्र की मोदी सरकार पर मिलकर हमला बोला। नंद कश्यप, रवि बैनर्जी, जसबीर चावला, राकेश शर्मा, प्रियंका मिश्रा और ब्रह्मदेव ने कहा, यह लोकसभा चुनाव जनता के पक्ष में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जा रहा है। सदस्यों ने बताया, जिन मुद्दों से भटकाया जा रहा है वह देश के संविधान और लोकतंत्र से जुड़ा है। नागरिक अधिकारों की बात विपक्ष में करते हुए सभी राजनीतिक दलों ने पहले भी कदम उठाए हैं और आज जब देश में तानाशाही होने लगी तो इसे रोकने जनता को बताने गठबंधन सामने आया है। इस गठबंधन का फायदा भारत की जनता, भारत के संविधान को, भारत का संविधान को। ये गठबंधन इसलिए बना कि भारत के संविधान को रक्षा करना है और ये जो 1925 में आरएसएस का जो शुरू हुआ था, अब 2025 उनका वही टारगेट है कि 100 साल में भारत के संविधान को बदलेंगे। और हम इंडिया गठबंधन इसलिए बनाए, भारत का जो संविधान अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बना वो जारी रहेगा और भारत के आवाम भी ये समझता है। बीजेपी को सबसे बड़ी लाभ पड़ा जेएनयू में, 5 साल मारपीट करने के बावजूद उस जेएनयू में फिर वामपंथी लोग चुनाव जीत के आए और जीतेंगे। वन मंडल बिलासपुर में आरा मिल पर काष्ठ चिरान नियमों का उल्लंघन कर धड़ल्ले से संचालित हो रही थी। इसकी शिकायत लगातार विभाग के अफसरों को मिल रही है, वहीं अधिकारी इस पर कार्यवाही भी कर रहे हैं। डीएफओ सत्यदेव शर्मा व एसडीओ अभिनव कुमार के निर्देश पर टीम दबिश दे रही है। एसडीओ अभिनव कुमार ने बताया कि आरा मिलों में मिश्रित प्रजाति के लट्ठे, जिनमें फलदार जामुन, कसही, नीम व अन्य बबूल की लकड़ियों का चिराई के लिए लाई जा रही है, जिसे रोकने के लिए विभाग के अधिकारी सतत प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आवक जावक रजिस्टर, स्टॉक पंजी की भी जांच आरा मिल में की जा रही है। बिलासपुर वन मंडल में कष्ट चिरान अधिनियम के तहत आरा मिल में लाइसेंस, रमदा मशीन का लाइसेंस समेत मिल में आने वाली लकड़ियां ग्राम सभा का प्रस्ताव भी देखा जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे आरा मिल है जो कि मतलब जो हमारे काष्ठ चिरान अधिनियम है उसका वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं। उनको बताया भी गया है कि जैसे स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना होता है धारा 9 में, उनके यहाँ जितने का लाइसेंस है उनके पास उतने ही पावर का आरा मशीन यूज़ करें। वो लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा पावर का आरा मशीन यूज़ कर रहे हैं। रमदा मशीन के लिए विनिर्माता लाइसेंस चाहिए होता है, उनके पास उस तरह का भी लाइसेंस नहीं है। तो अगर ऐसा लोग करेंगे तो हमें मतलब वनों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर चिरान होते रहेगा तो वन धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। और आपको बिलासपुर का जो तापमान है ऐसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस तरह की जो इलीगल गतिविधियां बढ़ेंगी तो हमारे आसपास के जंगल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय जैविक खाद के उत्पादन में अग्रसर है। 40 टन सालाना जैविक खाद बनाने वाला कृषि महाविद्यालय किसानों की बढ़ती डिमांड पर इसे 100 टन करने की दिशा में काम कर रहा है। महाविद्यालय में तैयार जैविक खाद देश भर में पहचान बना रही है। मध्य प्रदेश के साथ ही दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, उड़ीसा तक इसकी डिमांड है। कोरोना काल में जब उद्योग धंधे बंद थे, उस दौरान कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक व छात्र जैविक खाद को तैयार करने में जुटे रहे। अनाज की फसल के साथ ही सब्जियों के लिए भी यह भरोसेमंद है। कृषि महाविद्यालय में सालाना 40 टन जैविक खाद बनाया जा रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ यह खाद बनाया जा रहा है ताकि पर्यावरण के साथ ही जमीन को नुकसान ना पहुंचे। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय से देश भर के करीब 10,000 किसान जुड़े हैं, जो सीधे यहां से जैविक खाद की खरीदारी करते हैं। बढ़ते डिमांड को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय प्रशासन ने इसे 40 टन से बढ़ाकर 100 टन तक करने का निर्णय लिया है ताकि किसानों की डिमांड पूरी की जा सके। 10,000 के ऊपर के किसान हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और कृषि विभाग के माध्यम से जुड़े हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जुड़े हैं और उनको न केवल हम जैविक खाद दे रहे हैं, राइजोबियम कल्चर दे रहे हैं, पीएसबी कल्चर दे रहे हैं, हरी खाद दे रहे हैं, कई सारी दवाइयां हैं, जैविक दवाइयां हैं जो कीड़े बीमारी को रोकने के लिए उनको उपलब्ध करा रहे हैं। कोशिश ये है कि अंधाधुंध जो रासायनिक दवाओं का उपयोग हो रहा है उसमें कुछ कमी आ जाए। कृषि महाविद्यालय से 16 किलोमीटर दूर कोटा स्थित चोरभट्टी में जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय के डीन श्री तिवारी का कहना है कि कृषि से जुड़े छात्र छात्राएं रोजगार के रूप में भी इसे शुरू कर सकते हैं। साल भर में लगभग 40 से 50 टन जैविक उत्पाद बना के किसानों को दे रहे हैं, चाहे वो बीज उपचार के माध्यम से हो, चाहे वो ड्रिप सिस्टम के माध्यम से हो। और अभी इसका आगे माननीय कुलपति जी का निर्देश है
कि इसको बढ़ा के और कम से कम हम इसको 100 टन तक करें और किसानों को और ज़्यादा इससे लाभ मिले। जैविक खाद कहीं ना कहीं हमारे सेहत के लिए भी काफी अच्छा है। रसायनों का उपयोग कर तैयार की गई फसलों से विभिन्न बीमारियां होती हैं। वर्तमान में बदलते समय के साथ ही किसान भी ज्यादा पैदावार के लालच में जैविक खाद के स्थान पर रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जो धीरे धीरे फिर से जैविक खाद की तरफ अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव के कारण आम के बौर में फफूंद लग गए हैं। इससे बौर सूखकर गिरने लगे हैं। 3 दिन पूर्व रात को चले तेज अंधड़ का भी असर दिखा है। बड़े पैमाने पर आम का नुकसान हुआ है। इससे खड़ी फसलें भी खराब हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में उठे चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में हुए परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। शहर समेत संभाग में मौसम एक बार फिर बदल चुका है। पिछले दिनों जहां तेज अंधड़ चलने और बादल छाने के साथ ही रिमझिम वर्षा हुई थी, उसका अब तक असर देखा जा रहा है। बादल तो आंशिक रूप से ही छाए, लेकिन तापमान कम था। अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम था। इससे लगातार बढ़ रही गर्मी पर भी रोक लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 3 दिनों तक इसी तरह के हालात रह सकते हैं और वर्षा भी हो सकती है। कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर RKS तिवारी ने बताया कि समुद्र और बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का प्रभाव के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ है। तरह के जो मौसम है ये तब आते हैं या पानी गिरता है या इस तरह की हवाएं चलती हैं जब समुद्र से लगे हुए जो भाग हैं वहाँ पे जब इस तरह के कुछ चक्रवात निर्मित होते हैं या कुछ तूफानी चक्रवात आते हैं, तो जिसका असर है वो आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि बिलासपुर समुद्र सतह से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए उसका असर है वो यहाँ पे भी पड़ता है। तेज अंधड़ का असर फसलों और पेड़ पौधों पर दिखने लगा है। बड़े पैमाने पर आम के बौर गिर गए हैं। कृषि विज्ञानी भी इसे लेकर चिंतित हैं। इससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रतनपुर व कोटा क्षेत्र में आम की जबरदस्त पैदावार होती है। सभी जगहों पर जनवरी माह के दूसरे पखवाड़े से बौर लग गए थे और फरवरी में पेड़ व पत्तियां बौर से ढक गए थे। अब आम के पेड़ों के बौर में भुनगा कीट का प्रकोप है। फसलों पर भी मौसम के परिवर्तन का बुरा प्रभाव पड़ा है। बहुत सारी फसलें हैं, जैसे आम की फसल ले लें। आम की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये बेमौसम जो बरसात हो रही है या बेमौसम जो हवाएं चल रही हैं, बरसात हो रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है आम की फसल को। इसी तरह कुछ जो सब्जियों की फसल है उनको नुकसान हुआ है। जैसे कुछ फसलें पककर खेतों में खड़ी थी, ऐसी स्थिति में जब पानी गिरता है तो उनको काफ़ी नुकसान होता है। अभी गेहूं जहाँ पे खड़ा था, लगा था, पक गया था, अब उसके ऊपर जब पानी गिरा तो उसमें फंगस डेवलप हो रहा है, तो पूरा गेहूं की फसल जो है वो काली पड़ रही। तो कुछ इसके दुष्प्रभाव हैं जो होते हैं। प्रदेश में मौसम के बदलाव का क्रम लगातार जारी है। 9 से 11 अप्रैल तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। खेत में लगी खड़ी फसलों को हुए नुकसान से किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 5 अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर DCM विकास कश्यप को हटाकर उन्हें जोन का CPRO नियुक्त किया गया है। उनकी जगह पर अनुराग कुमार सिंह नए सीनियर DCM होंगे। वर्तमान में वह सीनियर DSO की जवाबदारी संभाल रहे थे। जोन मुख्यालय से अफसरों का तबादला बिलासपुर और रायपुर मंडल में चर्चा का विषय बन गया है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एकाएक अफसरों को इधर से उधर किया जा सकता है। सीनियर DCM विकास कश्यप को हटाकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के जनसंपर्क विभाग का CPRO नियुक्त किया है। वर्तमान में इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे साकेत रंजन सीनियर DSO बनाए गए हैं। अभी यह जवाबदारी अनुराग कुमार सिंह के पास थी।
रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत रायगढ़ किरोड़ी मल स्टेशन के मध्य स्थित JSPL केबिन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी हेतु नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते रेलवे ने कुछ गाड़ियों को रद्द और बीच रास्ते में ही समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसमें 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक बिलासपुर व रायगढ़ से चलने वाली बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर मेमू पैसेंजर, बिलासपुर व रायगढ़ से चलने वाले बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। वहीं गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी और बिलासपुर झारसुगुड़ा के मध्य रद्द रहेगी। इसी प्रकार झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू स्पेशल बिलासपुर स्टेशन से प्रारंभ होगी और झारसुगुड़ा बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कमर्शियल इंस्पेक्टर बेटी की मौत का पति पर परिजनों ने लगाया आरोप। जांच के लिए पुलिस कर रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। सुरक्षा के बिना सिटी फॉरेस्ट किया जा रहा डेवलप। रिजर्व एरिया फदहा खार का जंगल और वन्य प्राणियों पर मंडरा रहा खतरा। कृषि महाविद्यालय की बनाई जैविक खाद की बढ़ने लगी लोकप्रियता। मांग पूरा करने 100 टन उत्पादन का लक्ष्य। गुरुवार को मनाई जाएगी ईद। मस्जिदों से घरों तक त्योहार मनाने व्यापक तैयारियां। और चैत्र नवरात्रि शुरू। आस्था से भर गए मंदिर। दक्षिण भारतीय समुदाय ने नए साल पर मनाया उगादी पर्व। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। इस सप्ताह मुस्लिम समाज अपना सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार ईद मनाने की तैयारी पूरी कर चुका है। ईद उल फितर के चांद का दीदार बुधवार को होना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अगले दिन विशेष पर्व की खुशियां पूरे शहर में मीठी सेवइयों की महक के साथ छा जाएगी। मुस्लिम परिवारों ने ईद मनाने खरीदारी कर ली है। सभी मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। गोल बाजार में मदीना मस्जिद के इमाम मौलाना शब्बीर अहमद नूरी ने बताया, इस बार माह रमजान की इबादत चांद दिखने के साथ बुधवार को पूरी होगी और गुरुवार को ईद मनाई जाएगी। ईदगाह मैदान में इस दिन सुबह 8:30 बजे सार्वजनिक रूप से ईद उल फितर की नमाज होगी। इसके साथ ही त्योहार का उपहार देने पर सभी खुदा का शुक्र अदा करेंगे। आज 29 तारीख है। अगर आज 29 तारीख हो गई तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कल जो हमारा एक अजीम त्यौहार है ईद उल फितर का वो मनाया जाएगा। और अगर आज चांद नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ परसों ईद मुकम्मल है, क्योंकि 30 तारीख के बाद में किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं होता है, फिर तो वो चांद होना ही होना है। फिर इंशाअल्लाह उसके बाद ईद मनाई जाती है और ईदगाह में नमाज होती है, लोग खुशियों का इजहार करते हैं। अगर आज चांद हुआ तो इंशाअल्लाह कल ईद होगी, नहीं तो फिर परसों ईद होगी बेफज़ली ताला। ईदगाह में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सुबह 8 बजे नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी और हमारे गोल बाज़ार मदीना मस्जिद में सुबह 8:30 बजे इंशाअल्लाह ईद की नमाज अदा की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में सोमवार को IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स दिवस मनाया गया। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने छात्र छात्राओं से सीधे संवाद किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जरिए सभी काम किए जा रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से जहां सूचना व डाटा का आदान प्रदान सरल हुआ है, वहीं इसके माध्यम से हमारा देश डिजिटल इंडिया के रूप में पूरे विश्व में अपना अलग स्थान बना चुका है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन संवाद भी किया गया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची जो IoT से जुड़ी नहीं हो। हमारी दिनचर्या, हमारे घर का कामकाज, हमारा अलार्म सिस्टम से लेकर के स्पेस रिसर्च तक, यहाँ से लेकर के चंद्रयान और मंगलयान तक पहुँचने तक, हमारी खेती किसानी तक, हमारी कारें चलना है, सब कुछ इससे जो जुड़ा हुआ है। तो IoT को जितना अधिक से अधिक हम समझेंगे उतना ही अच्छा होगा। मेरा कहना इतना ही है, थोड़ा सा समझ बूझ के हम लोग इसमें काम करें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ विकृतियां भी आ जाती हैं। भारत स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ जिला संघ के द्वारा जगह जगह प्याऊ घर खोला गया है। सोमवार को भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य मुख्य आयुक्त DR सोमनाथ यादव ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने और महामाया चौक पर प्याऊ घर का शुरुआत किया। यहाँ स्काउट गाइड के द्वारा
राज्य मुख्य आयुक्त का स्वागत किया गया। आमजनों को सुबह से शाम तक पेयजल की इससे सुविधा मिलेगी। इसे संचालित करने के लिए स्काउट गाइड की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे 1 माह तक लगातार पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक केंद्र में प्याऊ घर का शुभारंभ किया गया है, जिसमें हमारे स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं, टीचर हैं, वो इसका संचालन करेंगे। जन सहयोग से प्याऊ घर खोला गया है और 1 महीने तक लगातार हम जनता को प्यास बुझाएंगे। नव दुर्गा की आराधना का पावन चैत्र नवरात्रि पर्व भक्ति और उत्साह से शुरू हुआ। सुबह होते ही शहर के देवी मंदिरों में भक्ति गीतों का स्वर सुनाई दिया। मनोकामना पूर्ति और माता का दर्शन करने भक्तों की मंदिर में भीड़ जुटी थी। चैत्र नवरात्रि की मंगलवार को शुरुआत हुई। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि की ये 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित है। पहले दिन भक्तों ने मंदिर पहुंचकर माता शैलपुत्री के स्वरूप का दर्शन पूजन किया। शहर के सभी देवी मंदिरों में चैत्र नवरात्रि की विशेष तैयारियां की गई है। घट स्थापना कर मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। शक्ति और ऊर्जा से अभिभूत श्रद्धालुओं ने पावन मौके पर माता से सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना कर सुखी परिवार का आशीर्वाद लिया। जब से जीवन है सुरता संभाले, जब से मान रहे माँ का, और नवरात्र का बहुत महत्व। शिव शक्ति है, दुर्गा माता है, सबका रक्षा करती। इसलिए आज क्या मांगा माँ से? मैं कहती हूँ सबका भला हो, उसके पीछे मेरा हो। सनातन धर्म में जो मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि के लिए हम इस नवरात्रि में और साल में 2 नवरात्रि आता है, उसमें उपवास रखते हैं और अपने पूरे शरीर आत्मा को शुद्धि करते हैं। और इस प्रकार देवी की जो शक्ति मिलती है उससे हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। उससे हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारा तन धन सब शुद्ध हो जाता है। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से ही नया हिंदू वर्ष भी शुरू हो गया। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व 17 अप्रैल को महानवमी के साथ संपन्न होगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। महाराष्ट्रीयन समुदाय ने परंपरा और विश्वास का प्रतीक गुड़ी पड़वा पर्व मंगलवार को मनाया। घरों में सुंदर गुड़ी लगाकर मराठी परिवारों ने नए साल का स्वागत किया। ऐसी मान्यता है कि सुख का वास कर घर पर लगी गुड़ी नकारात्मक प्रवेश पर रोक लगाती है। चैत्र प्रतिपदा से नूतन वर्ष का प्रारंभ होता है, जिसे पड़वा कहा जाता है। महाराष्ट्रीयन समाज के लोग तिलक नगर में राम मंदिर पहुंचकर यहां गुड़ी व भगवान की पूजा कर परिवार में सुख और चारों ओर शांति भाईचारा बनाए रखने प्रार्थना कर आशीर्वाद लिया। ये गुड़ी लगा कर, ये गुड़ी है प्रतीक एक सुख समृद्धि और आरोग्य सब प्रकार की चीज़ों को जो रहता है उसमें खुशी खुशहाली रहे समाज में, ऐसा इस प्रतीक के रूप में ये गुड़ी रहती है, जिसको हम लोग स्थापित करते हैं और नए साल में हम लोग इसको मनाते हैं। इसका आज शुभारंभ करते हैं। आज के दिन हम लोग अपने घरों में साफ़ सफाई कर रंगोली डालकर घर में गुड़ी उभारते हैं, जो कि ये माना जाता है कि ये नकारात्मकता को दूर किया जाता है। और आज से दिन फिर हिंदू नववर्ष की प्रारंभ होती है और चैत्र नवरात्र की प्रारंभ होती है, इसलिए इस दिन को हम बहुत उत्साह से मनाते हैं। दक्षिण भारतीय समुदाय ने नव वर्ष पर उगादी पर्व भक्ति और उत्साह से मनाया। कई मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध नूतन वर्ष का पहला दिन खास होता है। बीते साल की तरह नए साल में सभी को स्वस्थ और समृद्ध बनाने तेलुगु समाज के लोग मंगलवार सुबह रेलवे परिक्षेत्र के राम मंदिर पहुंचे और परिवार के साथ भगवान का दर्शन कर पूजन किया। महिलाओं ने आपस में तिलक कर
वर्ष आरंभ के प्रतीक पर्व उगादी की बधाई दी। बिलासपुर में रहने वाला दक्षिण भारतीय समुदाय अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपरा बनाए हुए है। इस दिन आम और नीम के फूलों से तैयार चटनी का विशेष महत्व होता है। घर के द्वार पर रंगोली बनाकर नए साल का स्वागत किया। हमारे द्वार में टीका लगाने का नियम है हमारा। उसके बाद हम रंगोली बनाते हैं आंगन में। उसके बाद फिर हम अपना जो भी है सुबह का कार्यक्रम फ्रेश होकर फिर हम अपने पूजा रूम में पूजा की तैयारी करते हैं। तो सबसे विशेष है आज हमारे आम का चटनी, जो कि साल का शुरुआत है, तो उसमें हम सभी चीज़ों को मिक्स करते हैं। मेनली उसमें नीम का फूल होता है और कच्चा आम होता है, और उसको मिला के हम प्रसाद बनाते हैं। और उसके बाद खीर भी रखते हैं क्योंकि नूतन वर्ष है, और उसके बाद पूजा पाठ होता है घर में। गांधी का महत्व नहीं, हम लोग का नया साल है। नया साल करके हम लोग वो पहले नया साल में हम लोग पूजा वूजा भगवान करता है पूरा ये साल भर पूरा अच्छा होना के लिए। नया साल है ना, नया साल के बारे में सब लोग आके भगवान को प्रार्थना करने से अच्छा रहेगा करके सब लोग आ रहा है। रतनपुर में आदि शक्ति श्री महामाया देवी अपने विविध रूपों में अनंत काल से विराजमान है, जिन्हें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में पहचान मिली है। विश्व के 51 शक्तिपीठ में से प्रमुख रतनपुर के कौमारी शक्ति मां महामाया देवी मंदिर में इस वर्ष चैत्र वासंती नवरात्रि का अनुष्ठानिक महोत्सव मंगलवार से प्रारंभ हो गया है। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक भक्ति रस की गंगा उफान पर रहेगी और दूर दूर से भक्तों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। नवरात्र के प्रथम दिवस इस धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले मंदिर परिसर में धूप परिक्रमा की गई, फिर मां महामाया की द्वार पूजा और फिर माता रानी का आह्वान किया गया। घट स्थापना के बाद मां महामाया की दिव्य आरती की गई, जहां सैकड़ों की तादाद में भक्तगण उपस्थित रहे। आरती के बाद इस धार्मिक अनुष्ठानिक महोत्सव पर भक्तों के मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए, जिसकी रोशनी में सात्विक आभा से सुसज्जित माता रानी का दरबार जगमगा उठा। हम लोगों ने जितनी भी मनोकामनाएं की है वो हमारी पूरी हुई है। बहुत सिद्ध मंदिर है, यहाँ जो भी मांगा जाए वो हमेशा पूरा होता है। तो मैं मतलब हमारी आस्था इससे जुड़ी हुई है। हमारे लिए ये बहुत ही मतलब मनोकामना पूर्ण करने वाली मंदिर है। जो भी दर्शनार्थी आएंगे और भोजन प्रसाद लेना चाहते हैं और हमारे धर्मशाला में जाके भोजन प्रसाद करते हैं, और ये निरंतर चलते आ रही है व्यवस्था। जैसे दिव्यांग दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए क्या सुविधा? दिव्यांग के लिए व्हील चेयर रखे हुए हैं और हमारे कर्मचारी हैं, बाकायदा उनको लेके आता है और दर्शन कराता है। मंदिर अंदर ले जाके उनको पूरा उनको जो सुविधा है वो दिया जाता है। अभी इस पर में 22,000 लगभग ज्योति प्रज्वलित हो रहे हैं। और आज जो मुहूर्त था वो 11:30 से 12:24 तक के मुहूर्त था, उसमें हमारी पूजा जो है संपन्न हो गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।